हाँ, तो पिछले वीडियो तक अपन ने गुलाम डायनेस्टी या गुलाम वंश और दूसरी अपन ने खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश पढ़ लिए थे। 1 मिनट के लिए रिवीजन करा दूं। और जितनी भी कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारी बुक में बहुत सारी मिस्टेक है डेट्स के अंदर, जो मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप तो अभी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करिए, मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, इसलिए उन बातों पर पूरा फोकस रखना है जो मैं कह रहा हूँ, और मेरी मेहनत का फ़ायदा ले लो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। वरना बुक के अंदर उंगलियाँ घुमाते रह जाओगे, आपको कभी भी हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी। हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो रेगुलर मॉर्निंग में डेली वीडियो मिलेगा, इसीलिए हो सकता है मैं शाम को इवनिंग में एक वीडियो और डाल दूं, लेकिन वो हिस्ट्री का नहीं होगा, फिर वो एक्स्ट्रा डाल देंगे। हिस्ट्री का एक वीडियो लगातार चलाएंगे ताकि हिस्ट्री में एक इंटरेस्ट बढ़े, आपका मजबूती आए और आगे लाइफ में हिस्ट्री बहुत काम आएगी। ये मेरा बार बार कहना है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जानो आपका काम जाने। ठीक है, अब देखो आपका रिविजन, अपने हमेशा रिविजन करेंगे हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले। पहला अपन ने पढ़ा था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश या गुलाम डायनेस्टी। एक बार मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख देता हूँ। गुलाम वंश अपन ने पढ़ा, इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1290। ध्यान रखना, इंग्लिश में ईस्वी एडी और हिंदी में ईस्वी। अब गुलाम वंश या गुलाम डायनेस्टी के अंदर जो पहला राजा हुआ, वो पहला राजा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। शॉर्ट में ऐसे समझ जाना, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1210 के बीच। कुतुबुद्दीन ऐबक कब तक रहा? 1206 से 1210 के बीच में। नंबर 2 आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रहा 1210 से लेके 1236 तक। इल्तुतमिश कब तक रह गया? 1210 से 1236 तक। फिर तीसरा जो राजा आई रजा, वो थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक रही। ठीक है, 1236 से 40 तक रही। और नंबर 4 जो आया वो था बलबन। ठीक है, और बलबन रहा 1265 से, क्योंकि 25 साल का मैंने कहा था, रेस्ट सी थी, बीच में कोई राजा अच्छे खासे हुए नहीं, तो 1265 से लेके 86 तक, 1286 तक बलबन रहा। ये 4 राजा हुए। टाइम पीरियड याद करना बहुत जरूरी है, एक इमेज बनती जानी चाहिए, हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था गुलाम वंश। उसके बाद में अपन नंबर 2 पढ़ा खिलजी डायनेस्टी या फिर खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1320। ये खिलजी वंश का टाइम पीरियड था। और इसके अंदर जो पहला राजा हुआ वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जलालुद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड था 1290 से लेके 96। ठीक है, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था 1296 से लेके 1316। ठीक है, 20 साल तक ये राजा रहा। ठीक है, उसके बाद में 4 साल का आपको बता रेस्ट था, क्योंकि 4 साल में कोई छोटे मोटे, मैंने कहा था ना, ये वो राजा हुए थे, और उसके जैसे इसके बीच में भी छोटे मोटे राजा, उनके कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1316 तक ये रहा। ये होगी 2 डायनेस्टी। और आज जो अपन पढ़ेंगे वो है तुगलक डायनेस्टी या फिर तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है, खास बात ये कि आज तक का सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। आज तक का मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा वंश जो 94 साल तक राज करेगा। ये देख लो, भले ये तो 84 के समथिंग राज किया इसने, वो भी ज़्यादा नहीं है, और ये भी कम किया 31 साल। ये 94 ईयर्स तक शासन करेगा। ठीक है, 1320 से लेके 1414 तक। और इसके अंदर सब अपन लाइन वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अपना इसका राजा होगा तुगलक डायनेस्टी का, तो पहला राजा होगा गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक रहेगा 1320 से लेके 1325 तक। ठीक है, इसके बाद में दूसरा राजा आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा 1325 से लेके 51 तक। और तीसरा राजा आएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक रहेगा 1351 से लेके 1388 तक। और फिर चौथा जो राजा रहेगा, उसका टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है, वो था आपके इसमें नासिरुद्दीन तुगलक। ठीक है, इस तरीके से 3 राजाओं की जो ये डेट है आपको इसमें अच्छे से अपन को याद करनी है। तुगलक डायनेस्टी थी, हालांकि वो इसके बाद में 88 के बाद में बना था, नासिरुद्दीन वगैरह बना था, लेकिन वो लास्ट राजा था, इसके बारे में भी बता दूंगा। तो ये टाइम पीरियड अपन रोजाना ऐसे हर वीडियो से पहले रिवीजन करते रहेंगे। आपको ये डेट हमेशा रिकॉल करते रहना चाहिए। ठीक है, अच्छी तैयारी होगी। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं अपन तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी। पहली बात तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, टाइम पीरियड मैं हालांकि हर वीडियो में आपको रिवीजन कराता रहूंगा, हर पीछे का वीडियो। बहुत मौका है आपके पास एक अच्छा परसेंटेज बनाने का। तो देखो, तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 एडी के बीच में रही। पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड यानी कि 94 ईयर्स तुगलक वंश ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पर। यानी कि सबसे बड़ा वंश है जिसने 94 ईयर्स 94 साल तक राज किया। ठीक है,
और इसके बाद में इसके जो राजा हुए, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो पहला ही पहला राजा होगा या फिर पहला ही पहला जो शासक होगा ना, वो हमेशा उसका फाउंडर या फिर संस्थापक होगा। इस बात को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कभी भी जो फर्स्ट में राजा लिखा रहा हूं ना, वो हमेशा उसका फाउंडर या संस्थापक होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हालांकि मैं लगभग लिखा देता हूँ। अब ये इसकी बात करें, गियासुद्दीन तुगलक ये पहला राजा था। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक जो इस तुगलक वंश का, तुगलक डायनेस्टी का पहला शासक था। इसका नाम गाजी मलिक भी था, ध्यान रखना। एक्चुअल नाम तो गियासुद्दीन तुगलक, इसको गाजी मलिक भी कहते हैं। क्योंकि देखो, इसको गाजी मलिक क्यों कहते हैं कि ये पहला ऐसा सुल्तान था, सुल्तान नहीं था, सॉरी, सुल्तान क्यों नहीं था, क्योंकि इसने सुल्तान टाइटल नहीं लिया। वैसे जो दिल्ली सल्तनत पे जो बैठता था ना, वो हमेशा अपने नाम के पहले सुल्तान लगाते थे। ठीक है, जैसे अपने राजा कहते हैं ना, राजा महाराजा, वैसे वो सुल्तान कहते थे कि सुल्तान। तो लेकिन इसने कहा कि नहीं, मेरे नाम के पहले मुझे सुल्तान नहीं लगाना, मैं मेरे नाम के पहले गाजी लगाऊंगा। मतलब इसने गाजी की उपाधि या फिर गाजी का टाइटल लिया, वो पहला शासक था, इसीलिए इसका नाम गाजी मलिक। समझ पा रहे हो, गियासुद्दीन तुगलक नाम था, लेकिन उसने खुद ने कहा कि मेरा नाम अब आज से गाजी मलिक होगा। तो गाजी मलिक तुगलक इसका नाम था। गाजी एक उपाधि है, टाइटल है, जिसका मतलब होता है कभी किसी से परास्त नहीं होने वाला। समझ पा रहे हो, यानी कि गाजी का मतलब हमेशा विजयी रहने वाला, जो किसी से ना हारे, ये गाजी का मीनिंग होता है। इसने कहा कि मैं मेरे नाम के पहले गाजी लगाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब ये खूब सारी जगह तो आपको ये बताया ही नहीं जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक मौका है अच्छी स्टडी करने का। मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताता हुआ चल रहा हूँ, बस उसका इंटरेस्ट लो आप और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। तो गाजी का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर इस थोड़ी मैं गियासुद्दीन के बारे में बात बता दूं, आपकी बुक में ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी स्टोरी बता दूंगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी। देखो, गाजी जो गियासुद्दीन मलिक है, फिर गाजी मलिक बोल देता हूँ मैं ना। गाजी मलिक पहला राजा था, मतलब किसका, तुगलक वंश का। एक बात, ये इसका संस्थापक या फाउंडर था, तुगलक वंश डायनेस्टी का, तुगलक वंश का। ठीक है, एक्चुअल में इसकी स्टोरी ऐसी है कि इसकी है ना, इसकी माँ वो हिंदू थी इसकी जो माता जी थे वो हिंदू, माँ हिंदू थी। और इसका वैसे थोड़ा बहुत जो माँ हिंदू होती है उसका असर थोड़ा बहुत रहता है। तो देखो, गाजी मलिक की माँ हिंदू थी, ये भी एक स्टोरी है। दूसरी बात ये कि ये ऐसा पहला शासक ऐसा पहला शासक था ये, जिसने नहरों का यानी कैनाल का निर्माण करवाया। उस टाइम पर पहला शासक जिसने नहरों का या कैनाल का निर्माण करवाया था। आपके कोर्स में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्या इमेज में रहना चाहिए। और ये जो गाजी मलिक है या फिर गियासुद्दीन तुगलक है, इसने जो टैक्स होता है, लोग जो टैक्स होता है ना, ये बात को ध्यान रखना क्योंकि आगे काम आएगी आगे वाले राजा में। इसने टैक्स को कम कर दिया बिल्कुल, और 1/10 टैक्स इसने कहा कि आज के बाद किसानों को या फिर जो भी लोग होते हैं ना, खेतीबाड़ी करने वाले, जो भी काम करने वाले, उनको 1/10 टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है? 1/10 का मतलब कि जैसे कोई 1000 रुपये कमाता है तो उसको 1/10 का मतलब 10 से मतलब 100 रुपीज़ देना है बस टैक्स के तौर पे, बाकी वो 900 रुपये रख सकता है। तो ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर अब इसका बेटा जो आएगा ना आगे, ये मोहम्मद तुगलक ये या फिर जौना खान, ये क्या कर देगा, इसको आधा कर देगा, 1/2 कर देगा, मतलब 50% कर देगा। और यहाँ पर एक दिक्कत भी होगी कि मोहम्मद तुगलक जो होगा, जौना खान जो होगा, वो अपने पिताजी वाले टैक्स को बढ़ा देगा। जो लोग थे उनमें रोष भी आएगा, इससे गुस्सा भी आएगा, और उसके बाद मैं बताऊँगा आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये ध्यान रखना, इसने तो टैक्स का 1/10 किया था, इसने 1/2 कर दिया था। बहुत अच्छे इसने काफ़ी अच्छे काम भी किए, ठीक है। और इसकी मैं अगर बात करूं तो एक सूफी संत था निज़ामुद्दीन औलिया। पूरी बात सुना, थोड़ा स्टोरी दिमाग में रहनी चाहिए। तो निज़ामुद्दीन औलिया से इसका क्या थोड़ा विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, दोनों की अनबन हो गई। और ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको कि फिर और इसका जो बेटा था ये मोहम्मद तुगलक, ये इसको मार देगा। पूरी बात सुनना, यही इसको मारेगा अपने पिता को, क्योंकि इसने भी स्टोरी तो सुनी रखी थी ना कि भाई कोई भी राजा जब ज़्यादा दिन तक रह जाए तो बेटा उसको मार के राजा बन सकता है। इसको बात तो ये भी सुनी हुई थी, इसलिए इसने भी वही निकम्मा काम किया। और इसने अपने पिता को कैसे मारा कि जो औलिया है, निज़ामुद्दीन औलिया, और ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी संत था, और ये मोहम्मद तुगलक, ठीक है, जो इसका बेटा जौना खान के नाम से भी जाना जाता है, ये मोहम्मद तुगलक, ये दोनों जने क्या करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं। क्या रणनीति बनाते हैं? और ये दिल्ली से जब वापस आ रहा था, कौन? दिल्ली से
दिल्ली में एक बड़ा पार्टी रखते हैं, दिल्ली के अंदर एक पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी के अंदर एक लकड़ी का एक भवन बनाया जाता है, पूरा लकड़ी के मतलब एक भवन मतलब एक मकान सा बनाया जाता है, उसमें पार्टी रखी जाती है और पूरी प्लानिंग थी कि जहाँ पर ये जो सीट लगाई थी, जहाँ गद्दी लगाई थी कि यहाँ आके उस पार्टी में ये गयासुद्दीन बैठेगा, उसको इस तरीके से बनाया कि बेड से गिर जाए या फिर उसके ऊपर वो ढह जाए ढांचा। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ इसको मारा था कि फील भी ना हो कि बेटे ने इसको मरवा दिया। तो इसके बेटे ने इसको मरवाया था क्योंकि वो लकड़ी का जो महल था वो उसके ऊपर आके गिर गया। इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक मर गया था, ठीक है। और उसके बाद में ये मोहम्मद तुगलक बना था, समझ पा रहे हो। तो अब थोड़ी सी इसके बारे में हम लिख लेते हैं। आपके एग्जाम में तो ये 2-3 बातें लिख के आनी है। पहली बात तो ये कि जो इन 1320 AD गाजी मलिक बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर असैसिनेटिंग खुसरो शाह। अब देखो लास्ट, अच्छा कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जो लास्ट में 1286 तक रह गया, 1290 तक क्यों नहीं रहा, 4 साल का क्या, तो उसकी आप लोड मत लिया करो। 1286 के बाद में 1-2 राजा बने थे उसमें गुलाम डायनेस्टी में, ठीक है। और वो राजा थे केकुबाद और क्यूमर्स। केकुबाद राजा था और क्यूमर्स राजा था। मैंने आपको 1286 तक लिखवाया था क्योंकि 1286 के बाद में बलबन 1286 तक था। तो 1286 के बाद में जो 4 साल बच गए 90 तक, क्योंकि गुलाम डायनेस्टी 90 तक थी, तो आप लोड बिल्कुल मत लिया करो। ये जो 4 साल थे यहाँ पर केकुबाद और क्यूमर्स 2 राजा बने थे, लेकिन उनका हिस्ट्री में सिर्फ नाम है, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। तो एक तरीके से वो रेस्ट सा होता है। तो उन राजाओं से कोई क्वेश्चन आज तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी नहीं आते, हमारे लेवल पे नहीं आता, आपके नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसको नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं इस चीज़ को बताता जाऊंगा आपको। तो आपको ये समझना है कि बीच में अगर कोई टाइम पीरियड रहा तो वहां पर कोई निकम्मे राजा होंगे जिसने कोई भी काम नहीं किया, रेस्ट करी होगी, समझ गए। अब इसके बारे की बात करें अपन थोड़ी, गयासुद्दीन एग्जाम में क्या लिख के आना है, तो 1-2 बात लिखनी है। पहली बात तो ये कि खुसरो शाह क्या, ये लास्ट राजा था खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी वंश का। मैंने आपको बताया भी था 1320 के अंदर। तो इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या करते ही ये आ गया, डायनेस्टी आ गई। तो ये बात आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखी आनी, एग्जाम में आ सकता है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, या फिर इतना सा जाए तुगलक वंश के बारे में आप क्या जानते हैं 1 नंबर में। तो आपको लिखना है कि खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक, ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो गयासुद्दीन तुगलक, दोनों एक ही नाम है, उसने 1320 के अंदर दिल्ली का सुल्तान बना। या फिर ये लिख सकते हो खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना करी। ये बात आप लिख सकते हो क्योंकि ये इसका फाउंडर संस्थापक था। इन 1320 AD गाजी मलिक बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर खुसरो शाह, ठीक है, खुसरो शाह को मरने के बाद ये इजीली हो गया। उसके बाद में सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। देखो जैसे ही सुल्तान बना था तो यहाँ प्रांतीय का मतलब जितने आसपास के छोटे छोटे स्टेट थे दिल्ली के पास में, उससे इसको बहुत सारा सामना करना पड़ा। ही बिकेम द सुल्तान, ही हैड टू फेस प्रोविंशियल रिवोल्ट्स। प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, स्टेट से। अब अभी जो हमारे, जैसे मैंने बताया था, स्टेट जो राज्य होते हैं उनको प्रोविंशियल रिवोल्ट्स बोलते हैं। उनमें क्या हुआ कि प्रोविंशियल का मतलब राज्य, एक तरीके से छोटे छोटे राज्य। तो उनमें 1-2 एग्जाम्पल लिखा मैंने। तेलंगाना का राजा रुद्रदेव से इसका एक विद्रोह हुआ था। तेलंगाना के राजा रुद्रदेव यानी कि फाइट अगेंस्ट किंग प्रताप रुद्रदेव, इंग्लिश वर्ड एडजस्ट कर लेना। हुआ क्या था कि जैसे ये राजा बना, इसको यहाँ पर 2-3 का सामना करना पड़ा। जैसे एक तो ये तेलंगाना का राजा था रुद्रदेव, इससे भी इसका थोड़ी कासुनी हो गई और मतलब अनबन हुई, इनकी थोड़ी लड़ाई हुई, छोटा सा रिवोल्ट हुआ। उसमें इसने अपने बेटे को भेजा था, जोना खान को भेजा था, जो ये है ना बेटा, इसको भेजा था। और ये इस रिवोल्ट के बाद में एक बंगाल में भी हुआ था, लेकिन वो बातें इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना सा लिखना है बस, लाइक एग्जाम्पल तेलंगाना के राजा रुद्रदेव से, ठीक है, फाइट अगेंस्ट किंग प्रताप रुद्रदेव। तेलंगाना में लिख देना वहाँ पर ब्रैकेट में, ये जो राजा लिखा आगे लिख देना तेलंगाना, ठीक है, क्योंकि राजा कहाँ का था, तेलंगाना का था। चलो अब सुनो, ये बात मैंने आपको बताई दी कि दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन गिरने से 1325 ईस्वी में गाजी मलिक की मौत हो गई। हालांकि इसमें इतना ही लिखना है कि बेटे ने मारा, वो जरूरत नहीं है इतना। इसमें जो बुक में अपनी लैंग्वेज होती है वो लिखना होता है कि ड्यूरिंग रिसेप्शन सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट हिज रिटर्न ए वुडन structure collapsed because of which he died in 1325 AD। 325 AD में इसकी मौत हो गई। बस इसके बारे में इतना सा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। अब जो मोहम्मद तुगलक है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे। मोहम्मद तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, अच्छा हिंदी व इंग्लिश वाले लिखना, बिन भी लिखना बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका एक्चुअल नाम तो जोना खान था, और इसने अपने आप को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया है, ठीक है। तो
ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये 1320 से 1325 5 साल तक इसके पिता रहे। फिर इसके पिता को इसने मार दिया। 25 से 51 के बीच में ये रहा। ठीक है, तो देखो इनके कितनी उतावला होते थे, ये अपने पिताजी को मार देते थे। तो ऐसे लोग पहले हुआ करते थे। और ये ऐसी इमेज कैसे बनी कि जब एक दो राजा किसी को मारता है ना, तो फिर हर कोई राजा उसके दिमाग में वही आती है। तभी तो हमारे राजस्थान में कहावत है ना कि दौड़ियो कालिया के पास बैठे ना तो रंग नहीं तो लखन तो आ ही जावे, जो बात है। तो इनके भी दिमाग फिर घूमते ही अपने पिता को मार सकते हैं, तो इन्होंने मारा और राजा बन गए। ये 25 से लेके 51 तक राजा रहा। पूरी बात सुन रहे हो, 1325 में बना और 1351 तक शासक रहा। अब देखो, अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसके जो मोहम्मद बिन तुगलक है या जोना खान है, एक ही बात है ना, इसको क्या क्या मतलब ऐसा नाम इसके साथ, इसके कर्म की वजह से नाम जुड़ गए। एक तो ये जुड़ गया अंतर विरोधों का विस्मयीकरण मिश्रण, और एक था रक्त का प्यासा। रक्त का प्यासा तो जुड़ा अपने पिता को मारने की वजह से, खून का भुक्का था ये, ऐसा है ना। यानी कि हिज नेम एसोसिएटेड विद वेरियस टाइटल्स सच एज एन एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, और तीसरा थ्रस्टी ऑफ ब्लड एक्सेट्रा। 2 नाम वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से पूछेगा। अच्छा, खून का प्यासा तो समझ गए होंगे कि अपने पिता की हत्या करवा दी तो खून का प्यासा हो गया। अंतर्विरोधों का मिश्रण का मतलब होता है जो आपस में लड़ाने वाला, अंदर ही अंदर। मतलब जैसे अमीर होते हैं इनके नीचे, अमीर वगैरह जो होते थे उनको आपस में लड़वा देना, क्योंकि इससे पता है कि अमीर अगर राज कर लेंगे तो हमारी बात नहीं चलेगी। तो इस तरीके से 2 बातें थी, आपको याद करनी पड़ेगी। अंतर्विरोधों का विस्मयीकरण मिश्रण और रक्त का प्यासा, एन एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस और थर्स्टी ऑफ ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन पूछेगा। फिर एक बात और लिखनी है कि जो ये एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कितने प्रांत थे, इसका पूरा इतना बड़ा एम्पायर था 23 स्टेट्स के अंदर। ठीक है, 23 प्रांतों में बटा हुआ था, ध्यान रखना। उन 23 प्रांतों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तुगलक डायनेस्टी वॉज डिवाइडेड इंटू 23 प्रोविजंस। हालांकि आपकी बुक में है भी नहीं कि 23 का नाम लिखो, मैं तो बता रहा हूँ, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ खास लिखना पड़ता है अपन को, लेकिन अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में भी नहीं है। मोहम्मद तुगलक के समय 23 प्रांत यानी कि प्रोविंसल जो है वो बनी हुई थी। ठीक है, इसके बारे में अपन बहुत कुछ लिखेंगे अभी। ओके, हाँ, नेक्स्ट बात देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी, और एक एक शब्द को समझाऊंगा आपको। आप अगर बुक से पढ़ोगे तो आपके एक शब्द ही समझ में नहीं आएगा, एक वर्ड ही समझ में नहीं आएगा कि लिखा हुआ क्या है। ठीक है, जैसे 1-2 टीचर पढ़ा भी रहे हैं आपको यूट्यूब पे, स्क्रीन लगा दी, उसको बाँच रहे हैं बच्चे, उसको नोट उतार लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ को एकदम परफेक्ट तरीके से आपको मिल रही है, इसकी मेहनत करो। आपसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, पता है आपको। तो इन चीज़ों को आप भी, इसका बेनिफिट आप ही के लिए बेनिफिट लो इसका। कि देखो, बर्नी एक लेखक था। ठीक है, बर्नी क्या था, एक राइटर था। तो बर्नी क्या करता है कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं के बारे में वर्णन करता है। मतलब 5 की इसकी जो मुख्य योजनाएं थी उसके बारे में बताता है कि मेंशन 5 मेजर पॉलिसीज ऑफ द सुल्तान। कौन कौन सी, सुल्तान बोल दो चाहे बर्नी बोल दो, सॉरी वो मोहम्मद बिन तुगलक बोल दो। देखो यहाँ पर सुल्तान वर्ड यूज किया गया, ध्यान रखना ना, सुल्तान हो चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो। हालांकि इसने सुल्तान वर्ड यूज नहीं किया था, गाजी की उपाधि धारण करी थी, लेकिन वैसे एक्चुअल में जितने भी बनेंगे वो सुल्तान कहलाएंगे। ठीक है, मतलब सुल्तान तो एक जो राजा बनता है ना, जो इनके जो राजा बनता था, जैसे अपने राजा को अपन राजा कहते हैं, कोई अपने नाम के पहले महाराजा लगाता था, उससे क्या फर्क पड़ता है। शॉर्ट में कह तो सबको राजा सकते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है, किसी ने राजा नहीं लगाया, वो महाराजा लगा लिया, वो बात अलग है। वैसे इसने सुल्तान नहीं लगाया, गाजी लगा लिया, लेकिन जितने भी जो बनेंगे शासक उनको सुल्तान ही कहा जाएगा। जो दिल्ली सल्तनत बनेंगे उनको क्या कहेंगे अपन, सुल्तान। इसलिए यहाँ पर सुल्तान की ज़्यादा इशू आपको नहीं लेना है, समझ गए मेरी बात को पूरा। तो बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। कौन कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, पता ही नहीं चलेगा दोआब क्या होता है। जिसने एसएसटी हिस्ट्री पूरी डीपली नहीं पढ़ी उसको नहीं पता जो दोआब क्या, तो पढ़ के आपको बांस देगा दोआब में करवर्दी, ये स्टूडेंट उतार लो बस, क्या मतलब उसका। तो देखो, दोआब में करवर्दी पहला पॉइंट, ये पहली योजना। एक योजना बताता हूँ। पहली है टैक्स इंक्रीज इन दोआब। तो मैं बता दूं आपको कि जो दोआब हैं, एक्चुअली दोआब का मतलब होता है जैसे ये रिवर है, नदी, ठीक है, एक इधर नदी चल रही है, इन 2 रिवर के बीच की जो जमीन होती है, 2 नदियों के बीच की जमीन दोआब कहलाती है। तो गंगा और यमुना, समझ पा रहे हो, गंगा और यमुना 2 नदियां थी,
इनके बीच की जो ज़मीन थी दोआब, ये दिल्ली के पास में यमुना नदी इधर से निकलती है, आपको पता है। तो गंगा और यमुना ये जो दो नदियां थी उनके बीच की ज़मीन दोआब कहलाई। उसके अंदर इसने क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स बढ़ा दिया। मैंने आपको कहा भी था कि गयासुद्दीन तुगलक 1/10 टैक्स लेता था, इसने उसको 1/2 कर दिया। मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी, वो यहीं पर किया था। और जैसे ही इसने 1/2 किया मतलब 50%, ये तो 10वां भाग था, ये 5 आधा ले लिया 50%, तो बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ गया। और किस ये है कि आपको पता चल रही 5 योजनाएं हैं, इसका सिस्टम है ये चाहता था कि मैं टैक्स बढ़ा दूंगा तो पैसा आएगा, पैसे से मेरा साम्राज्य विस्तार कर लूंगा, सेना बना लूंगा, बहुत कुछ प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन किस्मत इसके इतने खराब हुए कि जैसे इसने टैक्स बढ़ाया वहां पर बुरी तरीके से अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया इस दोआब वाली जगह में, यानी गंगा यमुना मैदान में ज़मीन पर। तो जैसे ही यहाँ पर अकाल पड़ा तो जनता पैसा दे कहाँ से, तो पैसा दिया ही नहीं। हालांकि फिर इसने बाद में कुछ वो चलाई कि आप मेरे से इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लोन ले सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ मतलब नहीं रहा, ये इसका सिस्टम भी फेल हो गया। हालांकि इसकी 5 योजनाएं, ये जो 5 की 5 पॉलिसियाँ फेल होगी, एक भी पॉलिसी पास नहीं होगी, मतलब सक्सेस नहीं होगी। लेकिन एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा ये, और पीछे वाले क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन है कि कोई जो बरनी के अनुसार या फिर सुल्तान की, इसके मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखो, या फिर 5 योजनाएं कौन कौन सी थी। वो ये पहली तो दुआ में वर्दी समझ में आ गई आपको, ये फेल हो गई। फिर है देवगिरी को राजधानी बनाना, ये इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। देवगिरी को राजधानी बनाया इसने क्यों, अब आपको समझ में नहीं आएगा देवगिरी को राजधानी बनाया यार ये क्या। एक्चुअल में आपको पता है, अपन पढ़ गया दिल्ली सल्तनत, तो इसकी राजधानी जो इसकी पिता था गयासुद्दीन तुगलक, समझ पा रहे हो, गयासुद्दीन तुगलक जो था उसकी राजधानी दिल्ली में थी, तो ये वहाँ का राजा बना, तो इनकी पहले राजधानी दिल्ली थी। तो पहले राजधानी दिल्ली थी, लेकिन इन्होंने फिर क्या करा कि जैसे ही ये टैक्स बढ़ाया तो जनता के अंदर बहुत ज़्यादा रोष था। जनता इसको किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को कागज में लिख लिख के, ऐसे गोल बोल बना के गालियां लिख लिख के भेजती थी। तो ये जैसे ही उठता ऐसा मान लो, तो सामने वो गालियों के कागज ही कागज होते थे, गालियों से वो कागज बना बना इसको मारती थी या फेंकती थी। तो उससे ये बहुत दुखी हो गया और जनता ने इसको बहुत परेशान किया वहाँ पर। इसलिए इसने दिल्ली की राजधानी चेंज कर दी, दिल्ली से देवगिरी चला गया। समझ पा रहे हो, स्थानांतरण कर लिया। तो इसकी राजधानी कहाँ चली गई, देवगिरी को इसने राजधानी बनाया। अभी लिखाऊंगा आगे, देखो ये 2 नंबर समझ में आ गई। देवगिरी को कहाँ कब से कब तक बनाया था, 27 से 35 तक। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये। इसने देवगिरी को राजधानी 27 से 35, 1327 1335 तक बनाया, और उसका नाम क्या रख दिया, दौलताबाद। पूरी बात समझ गए। अब आपको 2 नंबर वाली योजना समझ में आ गई कि इसने क्या करा था। हालांकि वो सिर्फ दिल्ली की योजना वाली जो है ना, गालियाँ लिख लिख के भेजते थे, वो सिर्फ दिमाग में स्टोरी रखनी है आपको, वो तो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेकिंग देवगिरी एज द कैपिटल, ये कारण था। फिर देवगिरी रही कहाँ से कि देवगिरी एज इज कैपिटल फ्रॉम 1327 से 1335 AD एंड रीनेम इज दौलताबाद। उसका नाम क्या कर दिया, दौलताबाद नाम कर दिया। चलो ये 2 योजनाएं फेल हो गई। फेल इन द सेंस, वैसे एक तरीके से ये राजधानी तो चलो चल गई थी इसकी, 35 तक रहा वहाँ पर। इसके बाद में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये फेल हो गई, बिल्कुल फेल हुई। सांकेतिक मुद्रा का मतलब है, देखो इसने एक्चुअल के अंदर इंग्लिश बोल देता हूँ कि सर्कुलेशन ऑफ टेकन करेंसी, ठीक है। एक्चुअल में पहले चलती थी सिल्वर कॉइन, मतलब जो सिक्के होते हैं चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे, समझ रहे हो। पहले भाई ये करेंसी क्या थी, चांदी के सिक्के थे। जब ये राजा बना, शासक बना, सुल्तान बना, तो चांदी के सिक्के चलते थे। लेकिन इसने एक दिमाग लगाया, इसने कहा कि अपन एक सांकेतिक मुद्रा बनाते हैं, मतलब कि तांबा और कांसा दोनों को मिला के, तांबा और कांसे को मिला के सिक्के चलाए इसने। तो अब हुआ क्या कि अब उस टाइम पर अपन व्यापार भी करते थे, तो जितने भी अंग्रेज वगैरह लोग थे, आसपास के लोग, उन्होंने इसको माना ही नहीं। आसपास में व्यापार करते थे, पहली बात तो उन्होंने क्या की, जैसे एक बात सोचो कि अभी अपने यहाँ पर सपोज चांदी के सिक्के चले और अचानक से मार्केट में कह दिया कि आज से तांबे और इसके चलेंगे, तो जनता समझेगी नहीं ये क्या, चांदी के सिक्के चलते थे, विश्वास नहीं हुआ। और दूसरी बात, जनता को किसी को पता चला ना कि तांबे और कांसे के सिक्के अब से चलने लगे हैं, तो तांबा और कांसा उस टाइम पर हर घर में होता था, तो लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दी। जाली का मतलब नकली करेंसी शुरू कर दी, और बहुत ज़्यादा जाली मात्रा में सिक्के इतने हो गए कि इसको पता ही नहीं चला, हर लोगों के पास पैसे हो गए। मतलब जाली मुद्रा बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई, तो इसको फिर आखिर में इस मुद्रा को भी इसको बंद करना पड़ा, समझ रहे हो। और लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो सांकेतिक मुद्रा भी हो गई खत्म, ये इसका अभियान भी खत्म हो गया।
फिर नंबर 4 पे आता है खुरासान। खुरासान पर आक्रमण करने की इसने पॉलिसी अपनाई। पहली बात तो ये खुरासान जगह कहाँ पर है, समझ पा रहे हो? तो खुरासान ईरान के अंदर पड़ता है, ठीक है, और ईरान का नॉर्थ पार्ट है। तो ईरान के अंदर खुरासान नाम की जगह है। इसने प्लान किया कि चलो अपन खुरासान पे अटैक करेंगे, खुरासान पे आक्रमण करेंगे। तो इसने क्या करा, लगभग 3,70,000 के करीब सैनिक पहले से ही तैयार किए, एडवांस उसको पैसा दिया। पूरे सैनिकों को क्या किया इसने, एक्स्ट्रा में सैलरी दे दी, वेतन दे दिया पहले ही कि आप अपनी वहाँ चलेंगे, और उनको एडवांस भी पैसा दे दिया। तो सैनिकों में जोश है, और 3,70,000 के करीब सैनिकों को इसने भर्ती भी कर लिया इस अभियान में, इसको जीतने के लिए, फिर इस पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जैसे इसने कोई कमेटी बनाई होगी भाई, जैसे इसकी टीम तो बनी होगी ना, तो इसकी टीम बनी थी 5-6-7 लोगों की। उनमें 4-5 लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो खुरासान यानी ईरान पर जाके आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसकी थोड़ी सी देर में वो इतनी एडवांस पैसा भी दिया, इतनी सेना भी बनाई, लेकिन परास्त मामला खत्म। ये आक्रमण भी इसका सक्सेस नहीं हुआ, यानी कि खुरासान आक्रमण उस पर आक्रमण नहीं कर पाया। फिर है कराचिल। ये एक्चुअल के अंदर क्या है कि हिमालय और उत्तराखंड के पास में एक जगह है, उत्तराखंड के पास में, ठीक, कुमायूं की पहाड़ियाँ, वहाँ पर ये जगह है कराचिल। कुमायूं की पहाड़ियों के पास में जगह है कराचिल, उत्तराखंड स्टेट में प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर इसने अभियान की सोची, ठीक है, और हुआ क्या पता है, ये भी फेल हो गया। ये सेना लेके वहाँ पर गया, ठीक है, सेना भेजी, तो वहाँ पर ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि रोग लग जाना, बीमार पड़ गए सैनिक, और सारे सैनिक मर गए। सिर्फ 3 सैनिक बचे, सिर्फ 3 सैनिक बचे, और 3 सैनिक अपना मुंह लेके आए। तो इसने जैसे भी कहा, ना तो आक्रमण हो पाया वहाँ पर, भाई तो अभी यहाँ तो कराचिल पर आक्रमण करने की कोशिश की थी ना इसने, तो अटैक करने की कोशिश की, उसको मैं हड़प लूंगा। 3 सैनिक अपना थोबड़ा लेके आए, तो उसने कहा क्या लेके आए, उसने तुरंत तीनों को ही मार दिया आते ही। तो इस तरीके से ये अभियान भी इसका सक्सेस नहीं हुआ, और 3 सैनिक जो बच के आए थे उनको भी इसने मार दिया। तो इस तरीके से इसकी 5 योजनाएं मैंने फुल्ली एक्सप्लेन की है, कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा, आपकी गारंटी ले रहा हूँ। इसलिए ऑथेंटिक है, अच्छी स्टडी करो। 5 आपको 100% ये क्वेश्चन मोस्ट है, आपको लिखे आना है, याद करना है। समझ में आ गया होगा अब आपको। नेक्स्ट बात है, ये मैंने अभी बता दिया आपको, 1327 से 35 के बीच में इसने राजधानी रखी थी। राजधानी का नाम दौलताबाद, ध्यान रखना ना कि इसने राजधानी किसको बनाई, देवगिरी को, और देवगिरी का नाम क्या रख दिया, दौलताबाद रख दिया। अब एक स्टोरी और चलती है यहाँ से कि एक मोरक्को से एक ट्रेवलर आया था, ठीक है, मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को देश का रहने वाला था, और इसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, बगल में जूता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इब्न बतूता ही था इसका नाम। तो ये इब्न बतूता जो मोरक्को का ट्रेवलर था, ये भारत आया। भारत आते ही बेचारा ये यात्री था, कुछ जैसे जितने भी यात्री आते थे, ये यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेते थे कि राजा कैसे होते हैं, शासक कैसा काम करते हैं, वगैरह वगैरह, ये काम करते थे। इसकी नज़र पड़ी किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बुला लिया कि आ जा इधर। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या कर लिया, दिल्ली की सल्तनत, सुल्तान तो था ही, तो दिल्ली का इसने काजी बना दिया। काजी का मतलब होता है जज, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज होता है, मतलब फैसला करने वाला, काजी बना दिया। यानी कि मोरक्को ट्रेवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया इन अराउंड 1333 AD। सुल्तान अपॉइंटेड हिम इज द काजी टू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का इसको काजी बना दिया, जज बना दिया। अब ठीक है, बन गया। अब क्या करा इसने, जज भी बनाया, इसको परेशान तगड़ा किया इसने। एक तो ज़बरदस्ती बेचारा घूमने के लिए आया तो इसको काजी बना के बिठा दिया वहाँ पर, फिर इसको परेशान किया इसने। और ऐसा भी खूब सा इतिहासकार लिखते हैं कि इसने इस काजी को, नसेंस इसको, इब्न बतूता को बहुत परेशान किया, इसको नज़रबंद कर दिया था, नज़रबंद भी किया इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फिर ये हो गया परेशान। तो और फिर इस चीज़ का थोड़ा थोड़ा पता मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलने लग गया कि ये परेशान है, अब ये काम नहीं कर रहा सही से। तो इसने यहाँ से इसको निकालना सही समझा, और 1342 के अंदर इसने इसको राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। राजदूत मतलब एम्बेसडर, जैसे ही अपना भारत का राजदूत USA के अंदर है, तो वो वहाँ हमारे वहाँ की जो भी है हमारे देश के संबंधित, वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। हमारे 2 देशों के बीच में राजदूत, आपको पता है, एम्बेसडर भेजे जाते हैं। तो इसने वहाँ पर एम्बेसडर बजा के चाइना भेज दिया। अब उसने मन में सोच लिया था कि तू मुझे कुछ ही बना के भेज दे, बस मुझे निकाल दे यहाँ से, क्योंकि बहुत दुखी हो गया था। जैसे इसको एम्बेसडर बना के चाइना भेजा, तुरंत वहाँ से निकल के भाग गया और सीधा अपना मोरक्को चला गया। हालांकि इसमें लिखा नहीं मैंने, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। सीधा अपना मोरक्को चला गया, और मोरक्को जाके एक बुक लिखी उसने, समझ पा रहे हो,
उसने मोरक्को जाके एक बुक लिखी और उस बुक में इतनी बुराई करी मोहम्मद बिन तुगलक की कि इतना मतलब घटिया प्रवृत्ति का है कि घूमने वाले यात्री को पकड़ के बिठा दिया, नज़रबंद किया, उसके बाद में पता नहीं कितनी जिम्मेदारियां सौंप दी। इसने बहुत सारी उसके अंदर उसकी आलोचना करी। उस बुक का नाम है रहला। रहला अब हालांकि आपके लेवल की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। रहला नाम की बुक लिखी, अरबी भाषा के अंदर लिखी इसने। इस रहला नाम की बुक में मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत बुराई लिखता है, क्योंकि फिर तो आज़ाद हो गया, वो बड़ी मुश्किल से निकला था। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी, मैंने आपको बता दी। तो ये मोरक्को निवासी था, यात्री इब्न बतूता। वो 1333 में भारत आया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? 1333 में। ठीक है, यहाँ से चाइना एम्बेसडर बन के कब गया? 1342 में। ये अपन को याद रखना है। गुड। इसके बाद में ये बात मैंने लिखा दी कि 1330 में तांबे, अच्छा ये चीज़ है ना, ये वाली यहाँ लिख देना, थोड़ी ऊपर लिख देना भले चाहो तो आप, जैसे 35 के नीचे यहाँ लिख देना। एक ही बात है, वैसे कहीं पर भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 1330 AD ही सर्कुलेटेड टेकन कॉइन्स मेड ऑफ मिक्सर ऑफ कॉपर एंड बेल मेटल। ठीक है, कॉपर और बेल मेटल का मतलब तांबे और कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए थे 1330 में। एग्जाम आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा, समझ पा रहे हो, सर्कुलेटेड टेकन कॉइन्स कब चला, मेड ऑफ मिक्सर ऑफ कॉपर और बेल मेटल, ये कब चलाए? तो 1330 AD के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। हालांकि सक्सेस नहीं हुए, वो बात अलग है। ठीक है, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। आई होप आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैं स्टोरी हर चीज़ की बताता रहूँगा और इसका आपको फ़ायदा लेना है। ठीक है, वरना आप बुक के अंदर उंगली घुमाते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करो, बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर में बहुत काम आएगी। नेक्स्ट राजा बना अपने फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये 1351 में, अच्छा 1351 में इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई थी। ठीक है, तो 1351 से 51 में बन गया फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक राजा रहा। तो एक लाइन लिख लेना कि 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था, कजिन था। इन 1351 AD मोहम्मद तुगलक कजिन फिरोज शाह तुगलक बिकेम द सुल्तान, यानी मोहम्मद बिन तुगलक कजिन। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था। इसके बारे में स्टोरी बताऊंगा थोड़ी। ठीक है, जब तक आप इसको नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो, फिरोज शाह की छोटी सी स्टोरी है कि ये भी, इसकी माँ भी हिंदू थी। हालांकि इसकी माँ हिंदू थी, फिर भी इसने खूब हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए। ठीक है, जैसे कि बंगाल अभियान के दौरान इसने क्या करा था कि वहाँ पर मंदिर तोड़वाए। ठीक है, जिसका जगन्नाथ नाम मंदिर था, जगन्नाथ मंदिर तोड़वाया। ज्वाला देवी मंदिर था एक, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसको मंदिर तोड़वाया। खूब सारी संस्कृत के अंदर लिखी हुई पांडुलिपियाँ थी, ठीक है, उसको भी इसने तोड़वा के उसके ऊपर फिरोज शाह का नाम लिखवा दिया। तो ऐसे काम इसने हिंदू के खिलाफ खूब करे। फिर आपको पता है इसने, फिरोज शाह ने क्या करा कि गंदे काम खूब करे ऐसे वाले, जैसे कि ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगा दिया। जो जजिया टैक्स एक क्या होता है कि ब्राह्मण जो गैर मुस्लिम होते हैं, हिंदुओं पर लगाए जाने वाला कर टैक्स होता है, जजिया कर टैक्स। ठीक है, जजिया कर या जजिया टैक्स क्या होता है, जो हिंदुओं पर या फिर मुख्य रूप से जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो तीर्थ यात्राएं करते थे पहले। ठीक है, ब्राह्मण पंडित जो होते थे क्या करते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे। तो उसने कहा अगर आप तीर्थ यात्राओं पर जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं जजिया कर, जो कि बहुत ही अमानवीय था, वो इसने टैक्स लगाया। तो ऐसे काम इसने खराब काफ़ी करे। हाँ, कुछ काम ठीक भी करे, जैसे कि इसने बहुत सारे गार्डन्स वगैरह उद्यान लगाए, बहुत 300 करीब नगर बसाए। ठीक है, ऐसे काम भी कुछ इसने ठीक करे हैं। और कुछ नहरों का निर्माण भी करवाया। वो कुछ बातें इसकी हैं। तो सिंपल से बातें हैं, वो आपको लर्न करनी है, मैं लिखवा देता हूँ। लेकिन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं एक एक शब्द बताऊंगा, वो बात ध्यान देगा, अभी आगे आया वो, कि फिरोज शाह ने पहली बात ये कि सरकारी और सेना की जो नौकरी होती थी ना, उसको वंशानुगत बना दिया। ये बहुत गलत किया उसने। और योग्यता की जो जाँच होती थी उसको कर दिया ख़त्म। यानी कि फिरोज शाह मेड गवर्नमेंट एंड मिलिट्री जॉब्स हेरिडेटरी एंड डिसकंटिन्यू द सिस्टम ऑफ चेकिंग फॉर वंस क्वालिफिकेशन। जैसे आजकल नौकरी कैसे लगती है कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई जैसे 12th पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद में जॉब लगती है और उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। इसने क्या करा कि नहीं कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हेरिडेटरी अनुवांशिक बना दिया, वंशानुगत बना दिया कि जैसे किसी का पिता अगर आर्मी में तो उसका बेटा भी होगा, उसका बेटा भी होगा, बस वही मिलिट्री में और कोई मिलिट्री में नहीं होगा। एक काम तो इसने ये किया। ज़रूर याद रखना, क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि किस राजा ने ऐसा काम किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिर फिरोज शाह ने भवन निर्माण, ठीक है ना, भवन निर्माण को बहुत महत्व दिया। जैसे कि हिसार फिरोजा,
फिरोजाबाद, ये हिसार आपको पता है हरियाणा की जगह है, जौनपुर आदि नगर बसाए इसने, एक दो याद कर लेना, ये दिल्ली के पास में ही है, हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर आदि नगर बसाए, 3 नगरों का नाम याद कर लेना। ही पॉपुलेटेड सम टाउन सच एज हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में रहा था, दिल्ली के आसपास ही नगर बसाएगा, तो ये तीनों नगर दिल्ली के आसपास ही है, तो तीनों नगरों को इसने बसाया, ठीक है, ओके। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी ना वो इसकी ये थी, हालांकि देखो अपने 3 ही नाम लिखे नगरों के, चाहे एक बात और बता दूं मैं आपको, टाउन्स के 3 नाम लिखे, लगभग 300 के करीब टाउन बसाई थी इसने, जिसमें 2-3 अपन नाम लिखे, क्योंकि आपके कोर्स में इतना ही है। और सबसे बड़ी जो क्वेश्चन ये उपलब्धि उसकी ये है कि उसने हांसी तथा सिरसा, हरियाणा के अंदर पड़ता है, हांसी तथा सिरसा के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, वहाँ पर इसने नहर बनवा दी। आज भी हरियाणा पंजाब के अंदर नहरों से ही खेती होती है, ठीक है, तभी वहाँ के किसान आपको पता है बहुत पैसे वाले लोग हैं। यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ फिरोज वॉज डिगिंग ऑफ कैनाल्स इन हांसी एंड सिरसा रीजन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, और पानी की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो गई, ये इसकी बहुत बड़ा अच्छा काम था इसका, ठीक है, ओके। अब इसके थोड़े से गंदे काम, गंदा काम क्या कि उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया, बल्कि अच्छा देखो ब्राह्मणों पर इसने जजिया टैक्स लगाया जो लगाया, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि मुस्लिमों में क्या होती है कि 2 विचारधाराएं होती है, मतलब मुस्लिम ऐसा मान लो कि 2 कैटेगरी होते हैं, एक तो शिया और एक सुन्नी। तो ये क्या था, खुद ये तो था सुन्नी, ये सुन्नी मुसलमान था, तो जो शिया मुसलमान होते थे ना, ये उनको मृत्युदंड देता था, अगर मामूली सी भी गलती कर दी तो कह दिया कि इसको फांसी पर लटका दो, मतलब मौत की सजा दो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों पे टैक्स लगाया था इसने जजिया कर, एक तो ब्राह्मणों पे जजिया टैक्स लगाया था, बल्कि मुस्लिम विचारधारा में जो शिया समर्थक थे, शिया और सुन्नी 2 मैंने बता दिया, जो शिया समर्थक होते थे उन व्यक्तियों को इसने मृत्युदंड भी दिया था। यानी कि जजिया वॉज इम्पोज्ड ऑन ब्राह्मण्स एंड लीडर्स ऑफ शिया सेक्ट वर सेंटेंस्ड टू डेथ, ठीक है, उनको बहुत लोगों को मरवाया था इसने, समझ पा रहे हो। एक तरीके से ऐसा मान लो कि मामूली सी गलती का मतलब एक तरीके से मरवाना ही हो गया, तो शिया समर्थक व्यक्ति को इसने खूब मरवाया। इसके बाद में देखो जब ये आए था ना अपने शासन का जब करने लगा था, उस टाइम पर 23 टैक्स लगा करते थे, 23 प्रकार के टैक्स जनता से लिए जाते थे। इसने कहा कि नहीं 23 प्रकार के टैक्स तो नहीं लेंगे, सिर्फ 4 टैक्स लगाए इसने, 4, लेकिन बात वो ये 23 की पूरी कसर निकाल लेगा 4 में, 4 प्रकार के, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए 4 टैक्स या फिर 4 कर कौन कौन से हैं, तो उनके नाम है खराज, ज़कात, खम्स और जजिया। यानी कि 4 मुख्य कर रखे, खराज, ज़कात, खम्स, जजिया, एक का मीनिंग बताऊंगा, ठीक है, बाकी टीचर थोड़ी उंगली खींचेंगे, बताऊंगा। 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वो रिटेन, खराज, ज़कात, खम्स एंड जजिया। तो देखो खराज जो है ना ये भूमि टैक्स होता था, यानी कि लैंड टैक्स, जमीन अगर कोई किसान अगर मतलब ऐसा मानो कि जमीन जो यूज करता है खेती बाड़ी के लिए, तो आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। तो खराज क्या होगा, लैंड टैक्स, साइड में के ब्रैकेट में लिख लो भूमि कर, लैंड टैक्स। दूसरा जकात था धार्मिक, धार्मिक का मतलब कि जो भी धर्म से संबंधित भाई, जैसे कोई यात्राएं करनी है जो भी है, वो आपको जकात टैक्स, ये मुस्लिमों से लिया जाता था जकात, ठीक है, ये धार्मिक टैक्स था। जजिया हिंदुओं से लिया जाता था, ब्राह्मणों से। और खम्स की बात इंपॉर्टेंट है, खम्स लिया जाता था कि जैसे ये जो राजा किसी से लड़ाई करते और वहां पर अगर ये जीत गए, तो सीधी सी बात है अगर किसी दूसरे राजा से दूसरे शासक जीतेंगे तो वहां पर खूब सारा माल मिलेगा, क्योंकि वहां से उठा के लाएंगे, तो वहां से खूब सारा जो लूट का सामान आता था, जो फौज आर्मी इसकी लूट के लाती थी। इसने कहा कि नहीं, इसका 1/5 तो रखूंगा मैं, पूरी बात सुनो। खम्स का मतलब जो ही कहीं से लूट पाट का सामान लाते थे वो, 1/5 तो मैं रखूंगा। सपोज ऐसा मानो कि अगर किसी से ना इन्होंने 1000 रुपये मारे, तो 1/5 तो रखेगा ये, यानी कि 200 रुपये तो इसके, बाकी कितने रुपये बच गए, 800 रुपये का ही जनता में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 200 रुपये का मतलब इसने क्या करा, खुम्स वो जो टैक्स था आर्मी जो इसकी फौज वगैरह लूट के लाती थी उसे बोलते हैं, लूट का सामान उसका 1/5 खुद रखता था, बाकी जनता में बंटवा देता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि 1/5 खुद के पास रहना ये भी काफ़ी होता है, बाकी जो बचेगा वो जनता के पास। तो समझ में आ गई। फिर देखो ये जब था ना, हाँ इसके टाइम पर भ्रष्टाचार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि इसने बातें ऐसा काम ऐसा कर दिया। दूसरी बात ये है
कि इसने एक जो दास होते हैं ना, दास स्लेव, गुलाम, इसके टाइम पर गुलामों की मौज हो गई थी। इसने गुलामों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए गुलामों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए इसने दीवान ए बंदगान, पूरी बात सुनना, दीवान ए बंदगान नाम से एक विभाग बना दिया था, जो किन के लिए होगा, दासों के लिए होगा। दीवान ए बंदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला, न्यू डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, जिसका क्या नाम था, दीवान ए बंदगान। वो एन लिख लेना है ना, DIWAN, दीवान ए बंदगान, याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आएगा कि दासों के लिए, फिर स्लेव्स के लिए, फिर गुलामों के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया डिपार्टमेंट या विभाग का क्या नाम था, दीवान ए बंदगान। ठीक है, ओके। फिर फिरोज शाह ने, देखो ये कुछ अच्छे काम भी किए उसने, खरबूजों तथा अंगूरों की खेती, समझ गए होंगे आप, खरबूज अंगूरों की खेती क्यों करवाएगा वो, तो इनकी खेती को उनको उसने प्रोत्साहित किया। यानी फिरोज शाह, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना, फिरोज शाह इनकरेज्ड द कल्टीवेशंस ऑफ मेलन्स एंड ग्रेप्स इन दिल्ली, इनकी भी खेती इसने करवाई। तो ऐसी बातें, 2-4 बातें आपको लिखनी है कि इसने खूब सारे नगर बसवाए। एक ये हाँसी, और जो हरियाणा के पास में सिरसा, हाँसी था, सिरसा के बीच में एक पानी की प्रॉब्लम थी, उसको सोल्व किया। एक कैनाल, यानी कि मतलब उसकी कैनाल को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहर बनवा दी, जिससे पानी का सोल्यूशन दूर हो गया, ये भी बात लिख सकते हो। और फिर इसने ये लिख देना कि 4 प्रकार के टैक्स जो लगाए थे, इसको मत भूल जाना। और इसने ये खेती करवाई वाली लास्ट में बात लिख देना। और चौथा और लास्ट जो राजा था वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ आपके, हालांकि नासिरुद्दीन तुगलक भी लास्ट में डर जाएगा, क्योंकि तो वो तैमूर आ जाएगा। तैमूर यहाँ पर इसको क्या करेगा, तैमूर आते ही भाग जाएगा यहाँ से, और तुगलक शासन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि तैमूर इस पर अटैक कर देगा, तो उसे लड़ेगा नहीं, भाग जाएगा। और फिर उसके बाद में तुगलक खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट जो डायनेस्टी है, सैयद वंश आ जाता है, सैयद डायनेस्टी आ जाती है। तो आपको एग्जाम इतना सा लिखना है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। यानी कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था, वो ये मोहम्मद नासिरुद्दीन तुगलक लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, इसका लास्ट शासक था। एग्जाम 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी थोड़ी वेरी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी सारी स्टोरियाँ थी, मैंने आज इसको कंप्लीट करवा दिया। अब एक ही वीडियो बनेगा लास्ट में, जिसमें एक तो सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा, लोधी डायनेस्टी, और वो एक छोटा सा टॉपिक और है इनके बारे में। ये तीनों बातें मैं आपको एक ही टॉपिक में नेक्स्ट में करा दूंगा, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ प्रशासन, ठीक है, वो लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मुगल। ठीक है, अच्छी तैयारी करो, रेगुलर रिवीजन करते रहना, एक भी वीडियो मिस मत कर देना। मॉर्निंग में डेली आपको वीडियो मिलेंगे। मैं चाहता हूँ हिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओ, वरना फिर उंगली घुमा घुमा के पढ़ोगे, आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये जितनी मैं मीनिंग बताता हूँ ना, छोटे छोटे इनके सबके मीनिंग, ये कहीं वीडियो को पॉज करके कहीं साइड में आप कॉपी में लिख लिया करो कि खम्स का क्या मतलब होता है, ज़कात का क्या मतलब होता है, खराज का क्या मतलब होता है, वरना फिर बाद में समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, ओके।